हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी जो फर्स्ट 5 पब्लिश एपिसोड्स थी हमने उनको रिव्यू किया था। आज इस एपिसोड में हम अपनी नेक्स्ट 3 एपिसोड्स को जो है वो रिव्यू करेंगे। एपिसोड नंबर 6 से लेके एपिसोड नंबर 8 तक। अ, आपने देखा था कि हमारी जो एपिसोड नंबर 6 थी वो इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि हम लोग क्यों बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रुथ तक पहुंचना। उसके रीज़न ये हैं कि हमारे पास कुछ हमारे दिमाग में ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि इस चीज़ को ब्लॉक करते हैं कि हम ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकें। और इन ऑब्स्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस और सर्कुलर रीजनिंग। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि बहुत फैंसी नाम है, बड़े हाई फाई नाम है, बट हम इन दोनों हर्डल्स को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपनी आसान लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकूँ और बता सकूँ कि कैसे रिलेट करता है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ, और ट्रुथ क्लेम तक ना पहुँचने के लिए ये हर्डल कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस की। इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है? इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस हम उस माइंडसेट को बोलते हैं जिसके अंदर जो भी आपको ऑलरेडी बिलीफ है, जिस भी चीज़ के बारे में आप उसके अगेंस्ट किसी तरह के एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। अम, आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली समझते हो कि जो भी आपका बिलीफ है, जो आपको बचपन से सिखाया गया है, जो सोसाइटी से आपने सीखा है, जो कि आपने अपनी किताब पढ़ के सीखा है, बस वही ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस होगा तो आप उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है जिसका अपने किसी स्टूडेंट के बारे में ये एक परसेप्शन डेवलप हो गया है कि ये कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, तो अब और बाय चांस किसी दिन वो अच्छा काम कर भी ले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो नॉर्मली वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये या तो चीटिंग करके आया है, या तो इसको किसी ने हेल्प किया है, या तो इसका तुक्का लग गया है। बट वो काउंटर एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसी तरह रिलीजन के अंदर भी ऐसा ही है कि रिलीजन ने जो भी हमें क्लेम बता दिया है, हम कोशिश करते हैं कि उस बिलीफ सिस्टम को सेव करके रखें, यानी उसको बचा के रखें। उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस आएगा उसके अगेंस्ट हम नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करते हैं कि ये एविडेंस गलत है। अगर हिस्टोरिकल एविडेंस है हम बोलेंगे हिस्ट्री गलत है, अगर हम बोलेंगे साइंटिफिक एविडेंस है हम बोलेंगे साइंस गलत है, अगर कोई बोलेगा कि यार ये आए हुए विटनेस टेस्टिमनी है हम बोलेंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम ऑनेस्टली ट्रुथ को तलाश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव्स, वो सच हैं या झूठ हैं, हम उनको सेव कर रहे होते हैं। और ये नॉर्मली एक ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। सेकंड जो बात है वो है सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर। सर्कुलर रीजनिंग बेसिकली क्या है? सर्कुलर रीजनिंग ये है कि आप अपने क्लेम को अपने ही सोर्सेज से प्रूव करने की कोशिश करते हो, यानी कि आपका क्लेम ही आपका एविडेंस है। जो कि रियलिटी में एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है, यानी आपका क्लेम, आपका दावा आपका सबूत नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये कहे कि मेरा ये क्लेम है कि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, और उसका एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस मैं खुद हूँ, तो इट डज़ंट मेक सेंस। तो आप ये सोच सकते हो कि रियलिटी या डे टू डे रूटीन के अंदर भी आप ट्रुथ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली एग्जांपल में अगर आप अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता तलाश कर रहे हो, और जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो आके बोले कि मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा हूँ इस रोल के लिए, तो आप स्ट्रेट अवे उसको क्या एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, आप क्या उसको करोगे? अम, और अगर वो कहे कि इसका सबूत ये है कि आप मेरे पेरेंट्स से पूछ लो, और पेरेंट्स से पूछें और पेरेंट्स बोले हाँ हमारा बच्चा सबसे क्वालिफाइड है क्योंकि हम कह रहे हैं, और बच्चा बोले सबसे क्वालिफाइड हूँ कि मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, तो आप इस लूप में से निकल ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग, यानी आप एक सर्कल के अंदर फिट हो, उसके अंदर से निकल ही नहीं पाते, और वो आपके दिमाग को जो है वो कंफर्टेबल रखता है उस बिलीफ को मानने के लिए जो ऑलरेडी आपका इस्टेब्लिश है।
तो रियलिटी के अंदर जैसे हम एक और रिलीजियस एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर कोई किताब कहे कि मेरी किताब सच है क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, और आप बोलो कि आपको कैसे पता है ये खुदा की तरफ से, वो बोले क्योंकि मेरी किताब ये कहती है कि वो खुदा की तरफ से है। आप बोलो कि आपकी किताब जो कह रही है आप उस पर क्यों यकीन कर रहे हो, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। और आप फिर बोलते हो कि कैसे खुदा की तरफ से, आप बोलते हैं क्योंकि किताब में लिखा है। आप इस लूप के अंदर घूमते जाओगे जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग। तो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ के अंदर ये दोनों मिल के काम करती हैं हमें ट्रुथ तक ना पहुंचने के लिए, हमें ट्रुथ से दूर रखने के लिए और अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, अपने आप को एग्जिस्टिंग बिलीफ के ऊपर कायम रखने के लिए। तो हम हमेशा चीज़ों को सर्कुलर रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्लेम को ही एविडेंस कंसिडर कर रहे होते हैं, और फिर हम इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड हो जाते हैं जब आपको उसके अगेंस्ट एविडेंस दिखाया भी जाए तो आप बॉदर नहीं करते। आप बोलते हैं ये एविडेंस ही गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये जो है किसी तरह भी पॉसिबल ही नहीं है। और आप उसको एग्जामिन करना भी नहीं चाहते बिकॉज ये रिस्क ये है कि अगर ये सच आपसे डिनाई नहीं हुआ तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा, आपको बहुत एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो बेसिकली ये जो इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस और सर्कुलर रीजनिंग है, ये क्या क्रिएट करती है, ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है हमारे दिमाग में। इल्यूजन का मतलब ये है कि वो रियलिटी क्रिएट करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जाम्पल, जब आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में हम लोग ड्राइव करते हैं और सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं तो दूर आपको लगता है कि पानी है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाते हैं तो पता चलता है तो पानी नहीं है। उसको हम बोलते हैं इल्यूजन, कि वो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो या उस पर बिलीव कर रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंट रखती है अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम में, आपको फेथफुल रखती है, यानी कि आप लॉयल रहते हो, आपकी इंटेग्रिटी कायम रहती है, आपकी आइडेंटिटी कायम रहती है, और आपको लगता है कि यही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्टेबल रखती हैं, लेकिन ये कंफर्टेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है, ये कोई रैशनैलिटी पे बेस नहीं करता, ये किसी एविडेंस पे बेस नहीं करता। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ कंफर्ट थिंकिंग जो कि आप लेके चल रही हो, जिसका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, नेक्स्ट एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 7 थी, उसके अंदर मैंने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया था कि जिसके थ्रू हम रिलीजियस क्लेम्स को न्यूट्रली जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। और रिलीजियस क्लेम कौन से, जो कि हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो क्लेम्स जो कि अपने आप को सच क्लेम करते हैं, जो अपने आप को ट्रू क्लेम करते हैं, उनको हम कैसे न्यूट्रली इवैल्यूएट कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्शंस जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनको हम इस फ्रेमवर्क के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ये 4 स्टेप्स के ऊपर वर्क करेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जिस भी चीज़ को इवैल्यूएट करना चाहते हो, आप उसका क्लेम और उसका काउंटर क्लेम उठाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियनिटी का क्लेम ये है कि जीसस क्रूसिफाइड हुआ, और इस्लाम का क्लेम ये है कि क्रूसिफाइड नहीं हुआ। ये दो ऑपोजिट क्लेम्स हैं और दोनों रियलिटी ओरिएंटेड हैं। इसी तरह हिंदुइज्म का क्लेम ये है कि खुदा पर्सनल है, और क्रिश्चियनिटी का क्लेम है कि खुदा इम्पर्सनल है। इसी तरह हमारा क्रिश्चियंस का क्लेम ये है कि जीसस को कोई डिवाइन बुक नहीं मिली। इस्लाम का क्लेम ये है कि जीसस को एक डिवाइन बुक मिली, जिसका नाम अंजील है। अब ये कुछ एग्जांपल्स वो हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हैं और ये रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये अपने आप को सच के लिए प्रेजेंट कर चुके हैं, बिकॉज ये जो क्लेम कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल क्लेम है। तो अब हम इन कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा क्लेम जो है वो सच है या कौन सा क्लेम सच नहीं है। तो उसके लिए सेकंड स्टेप ये है कि आपको एक न्यूट्रल एग्रीएबल क्राइटेरिया डिसाइड करना है, यानी आपको एक मेथड चाहिए, यानी आपको एक असूल चाहिए, या आपको एक प्रिंसिपल चाहिए जिसके अगेंस्ट आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकें। अच्छा, वो न्यूट्रल और एग्रीएबल क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि वो किसी रिलीजन में से नहीं निकला हो या वो किसी बिलीफ सिस्टम से नहीं निकला हो। वो ऐसा क्राइटेरिया हो जो सब पे एप्लीकेबल हो। यानी कि अगर मेरा क्लेम का क्राइटेरिया मेरी ही किताब है और किसी और के क्लेम का क्राइटेरिया उसी की किताब है, तो ये न्यूट्रल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उस क्लेम और उस बुक का जब भी आप कंपैरिजन करोगे ऑफ कोर्स वो ठीक ही निकलेगा, क्योंकि वो क्लेम बजाते खुद एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट हो रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी बात की कि क्लेम अपना एविडेंस खुद नहीं हो सकता। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि एक पर्सन अगर कोई जुर्म करता है और उसको हम अदालत में पेश करते हैं और वो क्लेम करता है कि मैंने ये गलत काम नहीं किया, और उसका एविडेंस भी वो खुद ही है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैंने काम नहीं किया। तो इस तरह से कभी भी
आप ट्रुथ तक पहुंच ही नहीं सकते, और रियलिटी में ये फ्रेमवर्क जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि उस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम इंडिपेंडेंट और फॉल्सिफाइबल एविडेंसेस यूज़ करते हैं। वो एविडेंसेस यूज़ करते हैं जो कि उस रिलीजन से इंडिपेंडेंट हों या फिर फॉल्सिफाइबल हों, यानी जिनको टेस्ट किया जा सके, जिनको चेक किया जा सके, जिनके ऊपर तहकीक की जा सके, और उनको न्यूट्रल लोग जो हैं वो परसू कर सकें, नॉट सिर्फ उस रिलीजन के लोग, बल्कि किसी भी रिलीजन के लोग उस एविडेंस को जो है वो परसू कर सकें या उसको एनालाइज कर सकें। और चौथा क्ले स्टेप इस फ्रेमवर्क का ये है कि एविडेंसेस की बेसिस के ऊपर मोस्ट लाइकली ट्रू कंक्लूजन क्या है। ज़िंदगी में हर चीज़ हमें इस तरह से नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है कि चीज़ें जो हैं एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये ऐसा ही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपके जितने भी ट्रुथ के क्लेम्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे क्लेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोलते हो कि क्या मैं एग्ज़ाम्स में पास होऊंगा या नहीं, आप बोलोगे कि बेस्ड ऑन दीज सर्टन थिंग्स, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको एग्ज़ाम की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने टाइम कितना अच्छा यूटिलाइज किया है, आपने अपनी स्किल्स को कितना अच्छा यूज़ किया एग्ज़ाम में। ये सारी वेरिएबल्स के बेसिस पे ये ज़्यादा लाइकलीहुड है, ये ज़्यादा चांस है कि आप पास हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू आप फेल हो जाओगे। तो हम हमेशा बात करते हैं ज़्यादा चांस की, ज़्यादा लाइकलीहुड की, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की। इसी तरह हम रिलीजियस अगर एग्जांपल दें कि जो जीसस की क्रूसिफिक्शन हुई कि नहीं हुई, एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अगर एविडेंसेस क्रूसिफिक्शन के फेवर में ज़्यादा हैं तो ये मोस्ट लाइकली ट्रू इवेंट है, मोस्ट लाइकली। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हैं तो ये मोस्ट लाइकली अनट्रू इवेंट है, यानी कि जीसस की क्रूसिफिक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे जिसके अंदर हम कोई एक साइड ले रहे हैं, एक पोजीशन ले रहे हैं और हम उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। हम न्यूट्रली एविडेंस एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मोस्ट लाइकली ट्रू कंक्लूजन क्या है। जो हम मैं बात कर रहा था कि हम इंडिपेंडेंट एग्रीएबल एक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जब भी कोई भी ऐसा क्लेम जो कि ट्रुथ क्लेम करे, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए होता है कि क्या वो क्लेम अपने सोर्सेज के बाहर से भी वेरीफाई किया जा सकता है, यानी कि अगर मेरी किताब से ही सच साबित होनी है तो ये इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, और ये ट्रुथ के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता। सेकंड है फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब ये है कि क्या वो क्लेम इन प्रिंसिपल गलत साबित हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं एक ख़ास जगह पे एक ख़ास टाइम पे था और मेरा क्लेम ये है कि आप जाओ और उसको चेक कर लो, तो ये फॉल्सिफाइबल क्लेम है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है, आप ना सवाल कर सकते हो, ना पे वैल्यूएट कर सकते हो, ना आप एनालाइज कर सकते हो, तो वो फॉल्सिफाइबल क्लेम नहीं है। इसका मतलब है वो ट्रुथ तक भी नहीं आपको पहुंचा सकता, बिकॉज उसके अंदर वो गुंजाइश ही नहीं है जिसकी बेसिस पे वो ट्रू साबित हो सके। थर्ड क्राइटेरिया है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं कि क्या वो बिलीफ सिस्टम एज अ सिस्टम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो विद इन दैट सिस्टम क्या उसके बाकी जो क्लेम्स हैं उसके साथ मुतजाद तो नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिलीजन कहता है कि एक खुदा है और उसी किताब में कहीं पे लिखा हुआ कि बहुत सारे खुदा भी हैं, तो ये इंटरनल इनकंसिस्टेंट है, वो इंटरनली एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है। इसी तरह अगर एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो भी हम क्लेम करें क्या वो एक्सटर्नली रियलिटी के साथ अलाइन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि आज से काफ़ी साल पहले एक बिल्डिंग थी अमेरिका में जो कि डिमोलिश की गई और उसके अंदर एरोप्लेन हिट हुए, और हम उसको हिस्टोरिकली वेरीफाई कर सकते हैं, यानी हमारे पास आई विटनेसेस हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के एविडेंसेस हैं जो कि एक्सटर्नली कंसिस्टेंट करते हैं उस क्लेम को। रिगार्डलेस वो क्लेम कोई अमेरिकन दे रहा है या वो कोई फ्रेंच दे रहा है या फिर वो कोई एशियन कंट्री का पर्सन दे रहा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो क्लेम एक्सटर्नली कितना कंसिस्टेंट है रियलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ, आर्कियोलॉजी के साथ। आर्कियोलॉजी का मतलब है जगहों के साथ। लाइक अगर कोई
रिलीजन कुछ जगहों का जिक्र करता है अपनी किताब के अंदर, और एक्चुअल में हिस्ट्री में उस जगह का कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आर्कियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। इसी तरह अगर कोई हिस्टोरिकल क्लेम करता है और हिस्ट्री में हम वापस जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि दुनिया में हर चीज़ हिस्ट्री पे ही इन्वेस्टिगेट होती है, कोई भी क्लेम जो एक बार गुजर जाता है वो हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बन जाता है और उसको हिस्टोरिकल मेथड्स से ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगला जो हमारा मेथड है वो है एक्सप्लेनेटरी पावर का। एक्सप्लेनेटरी पावर का मतलब ये है कि उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए हमें कितने मफरूज़े जनरेट करने की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हूँ वो आईटी का एक्सपर्ट हूँ, ये मेरा एक क्लेम है, और कोई मुझसे पूछता है कि आप इसको कैसे प्रूव करोगे, और मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट कंप्यूटर दे दो तो मैं बेस्ट एम्प्लॉय बन जाऊँगा। और आप बोलते हो ओके। जब आपको वो दे दिया जाता है तो फिर आप बोलते हैं नहीं, मुझे अगर आप बेस्ट इन्वायरमेंट दे दो या ऑफिस दे दो तो बेहतर हो जाएगा। आप वो भी दे देते हो, फिर आप बोलते हो नहीं, अगर मुझे अब बेस्ट इंटरनेट की स्पीड दे दो, यानी एक के बाद एक मफरूज़ा, एक के बाद एक मफरूज़ा, एक के बाद एक मफरूज़ा। जिस क्लेम को जितने ज़्यादा फर्जी सिनेरियोज की ज़रूरत पेश आती है, इसका मतलब है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर उतनी ही वीक है, वो उतना ही ट्रू से दूर है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है एडहॉक एडजस्टमेंट। एडहॉक एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि क्या हमारे जो क्लेम्स हैं वो सिर्फ टेम्पररी पर्पस हल हल करने के लिए जनरेट होते हैं, या फिर उनको सस्टेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का क्लेम ये है कि सर्टन टाइम पे कोई ऐसी प्रैक्टिस हुआ करती थी, और जब हिस्ट्री में जाते और वो प्रैक्टिस नहीं होती तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो उस जगह पे नहीं थी, वो तो कहीं और होती थी। आप इन्वेस्टिगेट करते पता चलता है वो वहाँ पे भी नहीं होती थी। आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, वहाँ पे नहीं होती थी, ये कुछ टाइम के लिए हुई और बाद में फिर दुनिया से ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ढॉक एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आपको सिर्फ उस क्लेम को सच साबित या अपने आप के साथ अलाइन रखने के लिए डिफरेंट पैचेस लगाने पड़ रहे हैं, उसको डिफरेंट तरह से मॉडिफाई करना पड़ रहा है, उसको डिफरेंट तरह से बार बार चेंज करना पड़ रहा है, आपको पिक एंड चूज करना पड़ रहा है। समटाइम जो चीज़ आपको सूट कर रही है आप बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, देखा देखा, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन जब उसके कॉन्ट्ररी आप बोलते हैं ओहो हो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं एड हॉक एडजस्टमेंट, कि आपके क्लेम्स किस तरह से रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हुए एडजस्ट होने की कोशिश करें, और जितने एडहॉक एडजस्टमेंट की जाएगी किसी भी क्लेम पे, उतने ही उसके जो हैं ट्रू होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हमारा स्टेप 3 ये है कि हम इंडिपेंडेंट और फॉल्सिफाइबल एविडेंसेस देखते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उन क्राइटेरिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं उसके अगेंस्ट, अब जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के लिए आपको हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए। अब हिस्टोरिकली एविडेंस जब लेते हो और वो हिस्ट्रोसिटी जो है वो न्यूट्रल है, वो किसी ख़ास बंदे के लिए या किसी ख़ास टाइम के लिए या किसी ख़ास एजेंडा के लिए नहीं लिखी गई, और वो न्यूट्रल है और वो सबको एक जैसा ही सपोर्ट या डिसअप्रूव करती है, तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन डेटा है, वो फॉल्सिफाइबल एविडेंस है। अम, जब हम ऐसे एविडेंसेस देख रहे होते हैं तो हम इमोशनैलिटी, लॉयल्टी और हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और उनको इंडिपेंडेंटली जो है एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा लास्ट स्टेप जो इसका है वो है कंक्लूजन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि द कंक्लूजन इज़ नेवर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि बस ये 100% डन, इस पे कोई स्पेस नहीं है फर्दर एनालिसिस की। जैसे किसी ने बोला कि मेरी किताब खुदा की तरफ से है, बस बात ख़त्म होगी, इस पे कोई बहस नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। रियलिटी ऐसे काम नहीं करते हैं। हम एविडेंसेस की बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि अगर एक क्लेम को 10 एविडेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पे एक ही एविडेंस है जो बहुत वीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्लेम जिसको 10 एविडेंसेस स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं उसकी लाइकलीहुड सच होने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिसको सिर्फ एक एविडेंस है और वो भी बहुत वीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे मैंने कहा कि मैं फ़लानी जगह पे फ़लाने टाइम पे था, और उसके एविडेंसेस ये हैं कि आप सीसीटीवी यूज़ कर सकते हो, उधर जाके लोगों से बात कर सकते हो, आप मेरी टेलीफोन की लोकेशन जो है वो देख सकते हो मोबाइल की, कि क्या मैं वहाँ पे था या नहीं। अच्छा, ये सारे एविडेंसेस एक साइड पे हैं, और दूसरी साइड पे एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि मेरा ये क्लेम है कि वहाँ पे नहीं था, और आप जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हो और आप बोलते हो कि आप उस जगह पे मौजूद थे, वो बोलते हैं नहीं,
क्या आपने इसको आते जाते वहाँ पे देखा था? उसने बोला नहीं। क्या आपको कोई सीसीटीवी ऐसा मिला जो कि आपको बताता है कि ये कहीं और पे था उस टाइम पे? वो बोलता है नहीं। तो आप बोलते हो कि फिर आपको कैसे पता? आप बोलते हो कि मेरा ख्याल है कि ये सच नहीं बोल रहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, मुझे इसके ट्रैक रिकॉर्ड का पता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो ये इतने वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस को ओवरकम नहीं कर सकते। तो इस फ्रेमवर्क में हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम रिलीजन्स को या फेथ के अगेंस्ट बात करें। हमारा काम है क्लेम्स को इवैल्यूएट करना। आप जिस फेथ, जिस रिलीजन के अंदर हो, आप अगर उसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको ट्रुथ नहीं बॉदर करता, और आपको ट्रुथ जानने की ख्वाहिश नहीं है, तो ये फ्रेमवर्क आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ मैंने स्टार्ट में जब इस चैनल का पर्पस भी एक्सप्लेन किया था, उसमें यही बात की थी कि हम उन क्लेम्स को एनालाइज करेंगे जो कि ट्रुथ को क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो ट्रुथ के बगैर, और आप अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सारी चीज़ों के साथ अलाइंड हो, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड, तो फिर ये फ्रेमवर्क आप पे काम नहीं करेगा। और इस फ्रेमवर्क की जो प्रैक्टिकलिटी है वो सिर्फ ट्रुथ क्लेम्स के ऊपर काम करती है। अम, क्योंकि हमारा मानना है कि ट्रुथ क्लेम्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन से नहीं घबराते, बल्कि वो कहते हैं कि कम एंड इन्वेस्टिगेट, और वो ज़्यादा अपने आप को बेहतर प्रूव करते हैं ताकि उस क्लेम के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और उसकी रियलिटी में जो इम्प्लिकेशंस हैं या फिर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ओके जी, हाँ, जो हमारी एट्थ एपिसोड थी, जो कि हमारे आज के रिकैप एपिसोड की आखिरी एपिसोड है, उसके अंदर मैंने नॉर्मली कोशिश की है कि मैं वो भी ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करूं जो कि नॉर्मली इस फ्रेमवर्क को जो है वो लोग जो हैं ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हु आर यू, कि तुम कौन हो आके हमारे बिलीव्स को चैलेंज करने वाले, या आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर हमें नहीं चाहिए, या। तो नॉर्मली ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्या ऑब्जेक्शंस हैं? ऑब्जेक्शंस से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, वो ये है कि नॉर्मली हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो या तो हमारे बड़ों से आते हैं, पेरेंट्स से, या फिर बुज़ुर्गों से, या फिर हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के जो लीडर्स होते हैं, वहाँ से हमारे क्लेम्स जनरेट होते हैं। और वो नॉर्मली हमारे साथ लॉयल्टी शो करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जेन्युइन भी है कि ऑफ कोर्स आपके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। तो इसलिए जो ट्रुथ के क्लेम्स होते हैं, जब भी आप उनको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन मार्क करोगे वो उन लोगों पे करोगे जिसके थ्रू आप तक वो क्लेम्स पहुंचे हैं। तो ये आसान नहीं है। और हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेंगे कि उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, इन द सेंस कि अगर वो कहते हैं कि मैंने आपको कुछ बोला है तो आप उसको काउंटर करो। हमें ये कहा जाता है कि आपको जो बता दिया गया है बस यही सच है, आपको इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। अम, तो नॉर्मली जो ऑब्जेक्शंस हमें मिल सकते हैं इसके लिए वो क्या है? वो ये है कि क्योंकि रिलीजन जो है वो हमारी नॉर्मली हर रिलीजन ये क्लेम करता है कि वो डिवाइन है, वो खुदा की तरफ से है। तो इंसान होते हुए हम, हमारी रीजनिंग या हमारा दिमाग कैसे इतना काम कर सकता है कि हम डिवाइन रिलीजन को एनालाइज करने की कोशिश करें? तो अगेन उसके लिए मैंने जैसे ऑलरेडी बताया है कि हम सिर्फ उन क्लेम्स को डिस्कस करेंगे जो कि क्लियर पब्लिकली अनाउंस्ड क्लेम हैं, जो कि हिस्ट्री को चैलेंज करते हैं, जो कि डिफरेंट इवेंट्स को मेंशन करते हैं, जो कि मोरालिटी रिलेटेड है, जो रियलिटी रिलेटेड हैं। अगर ऐसे क्लेम्स जिनका हिस्टोरिकल या फिर रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटेबल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई रिलीजन ऐसा क्लेम करता है जो कि ट्रुथ ओरिएंटेड क्लेम है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को इस पोजीशन में ले आता है कि अब उसको एनालाइज किया जा सके, और उसको के ऊपर बात की जा सके और उसको एग्जामिन किया जा सके कि क्या ये ट्रुथ क्लेम जो है वो इस काबिल है कि उस पर यकीन किया जा सके या नहीं। लेकिन बात मैंने वही जो ऑलरेडी की थी कि क्योंकि हमारे बिलीव्स हमारे बड़ों से आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन लोगों पे पड़ जाएगा जहाँ से ये बिलीफ सिस्टम आ रहे हैं। या तो वो आपको बेटर आर्ग्यूमेंट्स या बेटर एविडेंसेस दें, नहीं तो फिर वही बात है कि आप इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड और सर्कुलर रीजनिंग के साथ कंफर्टेबल रहो अपनी करंट सिचुएशन में, जो कि आप ऑलरेडी
एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑब्जेक्शन जो नेक्स्ट हमें आ सकता है वो ये आ सकता है कि शायद ये न्यूट्रल क्राइटेरिया हम इसलिए यूज़ करें ताकि फेथ्स को जो है वो उनके अगेंस्ट एक बायसनेस है, यानी हम उनको गलत प्रूफ करें। अगेन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो किसी फेथ के अगेंस्ट नहीं है, वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, वो क्लेम्स के अगेंस्ट है, और क्लेम्स भी वो जो कि ट्रुथ क्लेम कर रहे हैं, और ट्रुथ क्लेम भी वो जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हैं। तो इसका फेथ के क्वेश्चन के साथ या रिलीजन को डिबंक करने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूट्रल क्राइटेरिया हम इसीलिए यूज़ करें जो सब पे एक तरह से एप्लीकेबल हो, और वो हमें ट्रू, मोस्ट लाइकली ट्रू क्लेम्स की तरफ लेके जा सके जो कि बेस्ट सपोर्टेड एविडेंसेस के साथ इन्वेस्टिगेट होते हैं। अदरवाइज फिर आपके क्लेम्स उसी कैटेगरी में हैं कि जहाँ पे आप पैदा हुए आपको लगता है यही सच है। अगर ये क्राइटेरिया के साथ आपका बिलीफ सिस्टम है तो फिर दुनिया का कोई भी बिलीफ सिस्टम गलत नहीं है, बिकॉज हर दुनिया का बिलीफ सिस्टम इसी जम्पशन के साथ है क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूँ इसलिए ये सच है। लेकिन जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं किसी और के साथ तो हम सर्कुलर रीजनिंग में पड़ जाते हैं और इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। और अम, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से दुनिया का कोई रिलीजन भी गलत नहीं है। अगर कोई कहता है एक खुदा है या कहता है कि खुदा नहीं है, दोनों ठीक है। अगर कोई कहता है कि एक खुदा है या कोई कहता है कि मल्टीपल गॉड हैं, ये दोनों ठीक हैं। कोई कहता है कि ये दुनिया ही इटर्नल है, ये दुनिया इटर्नल नहीं है, ये दोनों क्लेम्स ठीक हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा काम नहीं, चीज़ें ऐसे वर्कआउट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक पर्सन करे मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं डॉक्टर नहीं भी हूँ, तो क्या आप उस पे यकीन करोगे? कोई बोले मैं वकील हूँ भी और वकील नहीं भी हूँ, मैं आपका केस जीत भी सकता हूँ और आपका केस मैं हार भी सकता हूँ। ऐसा नहीं है, जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स आएंगे आप कभी भी उस चीज़ को ट्रू वाली कैटेगरी में लेके ही नहीं जा सकते। एक पर्सन बोलता है कि मैं आपके बच्चे को ठीक करूंगा, और साथ ही वो बोलता है मैं आपके बच्चे को और ख़राब भी करूंगा, तो आप उस डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाओगे जो ये दो ऑपोजिट क्लेम्स जो है वो अनाउंस करेगा। आप देखोगे कि इसकी जो इंटेंशन है या इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरफ ज़्यादा है कि आपके बच्चे को ठीक करे। तो आप उसको मोस्ट लाइकली ट्रू क्लेम कंसिडर करके उसकी फेवर में जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये है कि हर रिलीजन का अपना स्टैंडर्ड है, मतलब हमें कंपैरिजन की क्या ज़रूरत है। हम अगर क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी की किताब अपना स्टैंडर्ड है, इस्लाम है तो इस्लाम की किताब अपना स्टैंडर्ड है, ज्यूज़ हैं, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, हर एक अपना रिलीजन और अपनी स्टैंडर्ड्स हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर कि एज लॉन्ग एज आप ट्रुथ क्लेम नहीं करें। बात फिर वहीं पे है कि अगर आप रियलिटी को अपने क्लेम के साथ अलाइन करना चाह रहे हो तो फिर ये रीजनेबल नहीं है कि आप अपना स्टैंडर्ड यूज़ करो। यानी कि आप बोलो कि मेरी किताब ये कहती है, दूसरा बोले मेरी किताब ये कहती है, और क्लेम ऑपोजिट है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल तो हो अपने क्लेम के साथ, बट दैट्स नॉट ट्रू क्लेम। वो आपको इंटरनली कंसिस्टेंट रिस्पांस तो दे सकता है, इस बिलीफ सिस्टम के अंदर आपको कंफर्टेबल भी रख सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए जो ट्रैप है वो सर्कुलर रीजनिंग का और इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस का ही ट्रैप है जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप शायद रिलीजन को साइंस की तरह डील कर रहे हो, क्योंकि हमें साइंस के अंदर प्रूफ की ज़रूरत है, एविडेंस की ज़रूरत है। रिलीजन को तो एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, रिलीजन तो फेथ पे चलता है, वो तो ब्लाइंड फेथ पे चलता है। अगेन हम फेथ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लेम पे बात कर रहे हैं। क्लेम का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री में चीज़ हुई होगी, या फिर जो रियलिटी में चीज़ एग्जिस्ट करती है, या कोई अगर हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन बता रहा है तो वो भी रियलिटी में होगी। हम वो क्लेम्स जो कि रियलिटी में आप एग्जिस्ट करने के फेवर में हो कि ये रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारा क्लेम, उसको हम एनालाइज करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स साइंस की तरह हम उसको लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते कि ये फार्मूला डाला और ये फार्मूला डाला, या दो केमिकल हमने आपस में इंटरेक्ट करवाए और हमें सच मिल गया। नो, डिफरेंट तरह के ट्रुथ क्लेम डिफरेंट तरह के मेथड्स पे वर्क करते हैं। हिस्टोरिकल क्लेम हिस्टोरिकल एविडेंस मांगता है, साइंटिफिक क्लेम साइंटिफिक एविडेंस मांगता है। हमारे पास अगर मेटाफोरिकल क्लेम्स हैं तो वो मेटाफोरिकल रीजनिंग मांगते हैं, वो लॉज ऑफ लॉजिक्स के ऊपर चलते हैं। तो जिस तरह का क्लेम है उस तरह का आपको मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है कि क्या ये मेथड जो है ये फेथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए है? ऑफ कोर्स नहीं।
ऑलरेडी इसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फेथ डिस्ट्रॉइंग और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट्स अ क्लेम टेस्टिंग फ्रेमवर्क। और फिर लास्ट ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि हाई, अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो हम तो सारे शक में ही पड़ जाएंगे, ट्रुथ की तरफ तो कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि हम आपको इस फ्रेमवर्क के थ्रू ये नहीं कह रहे कि आपको क्या बिलीव करना है क्या बिलीव नहीं करना, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस एविडेंस को देखो एंड लेट्स जस्ट रीथिंक कि क्या आप उस एविडेंसेस की बेसिस पे इस चीज़ को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की पोजीशन में हो, आपकी मर्ज़ी। बिकॉज इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस इसी चीज़ का नाम है कि आप एविडेंस को देखते हुए भी कहो कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, एज लॉन्ग एज आपको ट्रुथ की परेशानी नहीं है, आपको ये नहीं लगता कि जो लीड आप जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो वो आपको अम, उस डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाएगा जो कि आप सोच रहे हो। अगर आप इन सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो तो आप उनको एनालाइज करो, देखो, और बाद में आप इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड हो जाओ। एंड दैट्स द इजी वे टू स्टे comfortable with your belief system, but that's not the way you find the truth. ट्रुथ को फाइंड करने के लिए अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है, रियलिटी इज़ नॉट ईजी। उसके लिए आप रेडी रहते हो कि शायद आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के अगेंस्ट भी चीज़ें जा सकती हैं। तो फाइनल अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ इन अपने इस 3 एपिसोड्स को, तो उसके अंदर ये है कि जो फ्रेमवर्क मैंने एक्सप्लेन किया है ये हम आने वाली एपिसोड्स के अंदर कॉन्ट्रोडिक्टरी क्लेम्स के ऊपर लगाएंगे, और फिर हम मोस्ट लाइकली एविडेंसेस की बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। और अगेन जो इस चैनल का पर्पस है, आई एम always open to evidences, I'm always open to critical thinking, I'm always open to a better explanation। आप बोल सकते हो कि जो एविडेंसेस मैंने प्रेजेंट किए हैं उससे आप एग्री नहीं हो, तो आप उससे बेटर आर्ग्यूमेंट्स या उससे बेटर एविडेंसेस या उससे बेटर जिसे कहते हैं कि क्राइटेरिया शेयर कर सकते हो। आप इन वीडियोस के नीचे भी यूट्यूब के ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हो। और मेरा ईमेल एड्रेस है risingtotruth@gmail.com, आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन से जनरेट किए हुए जो एविडेंसेस होंगे वो ज़्यादा बेहतर एविडेंसेस हैं जो कि मैंने मिस कर दिए, और आप जिस भी क्लेम को सपोर्ट कर रहे हो उसके फेवर में ज़्यादा है, तो आई प्रेजेंट द एविडेंस न्यूट्रली। एंड आई एम हैप्पी टू से कि अगर वो मोस्ट लाइकली ट्रू कंक्लूजन मेरे एविडेंसेस के बेसिस पे नहीं हो रहा होगा, मेरे पास उससे ज़्यादा बेटर एविडेंसेस हैं, आई एम ओपन टू प्रेजेंट। और that's the purpose of this channel. This channel is not to win or lose or debate, but this channel is to investigate. तो जो भी ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, कम विद मी एंड हेल्प मी टू इम्प्रूव द प्रोसेस, और हम इसी तरह सच तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच, ये आज का रिकैप था। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये किसी न किसी तरह से हेल्प करेगा चीज़ों को बेहतर तरह से एनालाइज और एवेलुएट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।